अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर है आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं। कैसे बख्तावर? सॉरी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी व्यूअर्स। मैं हूँ बख्तावर जावेद और बिल्कुल हमारे साथ और आपके साथ मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने मेटाफिज़िक्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन से बहुत सी इन्वेंशंस की। अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद एक ऐसी हीलिंग पावर को इंट्रोड्यूस करवाया है जो दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हीलिंग एनर्जी समदा के नाम से जानी जाती है। जी हाँ व्यूअर्स, आप बिल्कुल सही समझे, द प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर? कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग मुझे इतने तशवीक कर रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंशन और बैकबोन पेन। तो इस पर हम आपसे पूछना चाहेंगे, टेंशन जो हमें होती है वो क्या उसका ताल्लुक बैकबोन से भी, पेन से भी, इससे भी होता है कुछ? हाँ, कमर दर्द के कमर जो हमारे जो बैकबोन है ये तकरीबन हमारे यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो इस बॉडी को कवर होल्ड रखा हुआ है, पूरी बॉडी को। अच्छा, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आपको पता है बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाए। और जहाँ पर सभी रिश्ते आते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो नर्व के जो रिश्ते है ये आते हैं पूरी बॉडी। और ये हमारे वर्टेब्रेज से हमारे जो मोहरे हैं ये से निकलता है और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा है। तो रीढ़ की हड्डी बहुत अहम तरीन हिस्सा है बॉडी के, और इनको अच्छा रखना, मेंटेन रखना, बेहतर रखना, बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे आपने टेंशन की बात कही, टेंशन तो होते हैं। हाँ। मगर मुसलसल टेंशन कमर के दर्द के बायस बनते। अच्छा। बिलखुसूस लास्ट मोहरे में या बाकी मोहरों में दर्द के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हाँ, टेंशन की वजह से कमर में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा। तो टेंशन वाकई एक बहुत अच्छा भी है, कभी कभी थोड़ा सा टेंशन लेना। अच्छा। और मुसलसल टेंशन जो है वो बीमारी की सूरत इख्तियार करता है। खतरनाक भी है बिल्कुल। ना तन्हा कि रीढ़ की हड्डी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स पे भी बुरा असर करता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि ये जो टेंशन है इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? देखिए वजूहात तो टेंशन बहुत है। अब कल हमने जो बात कही थी पिछले प्रोग्राम में, जो हमने बात कही थी स्ट्रेस पे कि स्ट्रेस कैसे क्रिएट होते हैं। टेंशन भी एक ऐसी चीज़ है कि हमें किसी न किसी चीज़ की जो हम नहीं चाहते हैं, ये जो वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, या जो हम चाहते हैं वो हमें मिले ना, या फिर जो हमारी तौर तरीके से ज़िंदगी हम ना गुजार सके, या फिर ये होता है कि हमें दूसरों माहौल से चुपन होते कुछ चीज़ों से, या मकसद रिश्तों में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाते। अब ये टेंशन फिर अगर मुसलसल रहते तो ये डिप्रेशन में इंसान को ले जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। अच्छा। और डिप्रेशन के फिर अपने स्टेजेस हैं। अच्छा। तो वो फिर डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओके। तो टेंशन तो एक शख्स किसी चीज़ से टेंस हुआ, थोड़े से टेंशन आई तो उन्होंने कहा हो ये तो मुझे टेंशन है और ये बीमारी की सूरत है, ये नहीं है। नो, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर वक्त होता है। एक इंसान ने खुदा न करता कोई बुरा खबर सुना या कोई कुछ भी ऐसा कोई अमल किया और उसे ये टेंशन जो मुसलसल रहते हैं वो बीमारी की सूरत इख्तियार करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब अभी मैं यहाँ आ रही थी तो मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा अचानक से ब्लॉक हो गया तो मुझे अचानक से टेंशन सी आ गई कि मैं लेट ना हो जाऊँ, तो ये भी एक टेंशन ही हो गई। हाँ। और मतलब ड्राइविंग करते हुए कोई अचानक से बच्चे आ जाते हैं, मतलब वो वाइपर करने लग जाते हैं, तो हम बजाय उसको लाख कोशिश कर रहे होते हैं उसे मना करने की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते, तो ये भी एक टेंशन होती है। सही, ये भी एक टेंशन है। ठीक है, ये भी एक टेंशन है, मगर इस टेंशन को इतना भी ना लें क्योंकि आम से ये हो रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा, क्योंकि चल ही ऐसे रहे निज़ाम ना। देखिए हम एहतराम करते हैं सबका हर जगह पे,
کوئی بھی اس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑے اچھے ان کو یہاں کا اچھا لگتا بھی ہیں, اور اگر نہیں بھی لگتا ہے تو بھی مقصد ان کو اچھا ہمیں ہمارے یہ جو کنٹری ہے ان میں ہمیں خوش رہنے چاہیے, کوئی بھی چیز سامنے آ جائے ایک چیز اور کرے گا, جس طرح جن لوگوں کو کمر کا درد رہتا ہے تو ان کو کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ مطلب کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ کمر درد ایسا ہے کہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, 10 چیزیں ہوتی ہیں جن میں, اور جب میرے اسپیشلی کمر میں درد ہوتا ہے نا تو میں تو بالکل میں کہتی ہوں نہیں کوئی نہ چھوڑو, کوئی گالی نہ کرو. تو بتائیں کہ کمر درد کے پرابلم کے لیے آپ کیا بتائیں گے, کیا احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ پہلے تو وجہ ڈھونڈنے چاہیے, کمر کے درد کا وجہ کیا ہے, وجہ معلوم چاہیے. کئی وجوہات ہو سکتا ہے, فزیکل بیماریاں بھی ہو سکتا ہے, مہروں میں کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. اب جو شیٹیکا پین ہے جو ہمیں فیل ہوتے ہیں یہ کہاں سے, کیونکہ مہروں کے درمیان کوئی نرو پریشر میں آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ پین ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پاؤں یعنی یہاں سے لے کر اینڈ تک پاؤں تک ہوتے ہیں, پورے جو ہے نا ٹانگ میں لہریں ایسا جیسے بجلی کی طرح چلتے ہیں درد کے. تو یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ کیوں ایسے وجہ اس کا نرو ہے. اب وہ وجہ ٹینشن نہیں ہے کہ نرو جو نروز ہے وہ پریشر میں آگے دونوں مہروں کے درمیان کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے, تو یہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں. اب یہی درد جو ہے یہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں, اور یہی ٹینشن پہ انسان ڈپریشن میں لے جاتا ہے. جب مسلسل درد ہوتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتا ہے انسان, سٹریس میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے یہ بھی مطلب جس طرح ہم لوگ, میں نے ابھی وہی بات کری تھی کہ جس طرح ہم لوگ میٹرس یوز کرتے ہیں, کئی لوگ اسپرنگ والا میٹرس یوز کرتے ہیں, کئی لوگ فوم والا یوز کرتے ہیں, یا پھر ہم لوگ کو کاٹن سے جس طرح ہوتے وہ جس کو کیا کہتے ہیں تپائی ہوتی ہے, کیا چیز ہے وہ ہو گئی, یا چارپائی جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوگی اس کے لیے, یا نیچے زمین پہ سونا بیسٹ ہے, یہ بتائیں. دیکھیں آج کل تو لائف ایسے ہو گئے, گاؤں میں تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن وہاں پر بھی لوگ چارپائی پہ سو جاتے ہیں, مگر وہ پھر بھی تھوڑا سخت ہوتا ہے, کھلی ہوا کھلی فضا ملتے ہیں. آج کل گاؤں میں بھی ایئر کنڈیشن وغیرہ ایک وہاں پر بیڈ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, جو میٹرس وغیرہ ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں ان نیچرل ہے. اگر نیچرل چیزوں پہ ہم جاتے ہیں تو وہ ہے کہ ہم زمین پہ سوئیں, کیونکہ زمین نیچر کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا کہ صوبہ سرحد سائڈ پہ ایران جائیں, کسی بھی دوسری رشیا کی بہت سی جو اسلامک کنٹریز ہیں اور باقی جو ہے یہ لوگ زمین پہ سو جاتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے تکیے لگا کے آرام سے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں گپ شپ لگاتے ہیں خوب, اور پھر وہ جو ہے نا سو جاتے ہیں زمین پہ. مزہ آتے ہیں. ایک تو فلیکسیبلٹی بڑھ جاتا ہے انسان کی جو باڈی کی ہے نا. آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب صوفوں پہ بیٹھتے ہیں انسان, یا کچھ لوگ نہیں, تمام لوگ, جو بھی لوگ زیادہ اس پہ چیئرز پہ بیٹھتے ہیں, صوفے پہ بیٹھتے ہیں, تو ان لوگوں کی یہ جو مسل ہے, ٹانگوں کی جو مسلز ہیں, یہ جو ہے نا بالکل منقبض ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو بیٹھنا زمین پہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جب کبھی کبھی میڈیٹیشن کے لیے بٹھاتے ہیں, تقریباً ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ آج کل 80% لوگ صحیح نہیں بیٹھ سکتے ہیں زمین پہ. میں خود نہیں بیٹھ سکتی, میں اپنا بتا رہی ہوں کہ وہ ایک کہتے ہیں نا, وہ ٹانگ کو یوں کر کے یوں کر کے وہ کیا کہتے ہیں پالتی ڈال کے آلتی پالتی میں نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا, اور مجھے فوراً پین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر میں نے یہ سوچا کہ میں یوگا کی کلاسز لوں گی, لیکن اس کے لیے میں نے مطلب نوٹ کیا کہ اسپیشلی آپ کو ٹانگ کو پتہ نہیں کیسے موڑ توڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو میں آہستہ آہستہ ہو جاتے. اچھا وہ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ پریکٹس سے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایکسرسائز آپ کرے گی تو ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق بھی جس طرح ہم بیٹھتے ہیں آلتی پالتی ڈال کے, اس کا بھی بیک بون سے تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہماری ہڈی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا, کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ دیکھیں, ریڑھ کی ہڈی تو ہمیں اگر فلیکسیبل رکھنا ہے اس کو تو بہت ضروری ہے ہمیں ایکسرسائز کریں. اور کچھ لوگ چلتے ہوئے ان کی باڈی سے آواز آ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی ہڈیوں کا, ہاں اس طرح کی وجہ کیا ہے کہ ان کی موومنٹ کم ہے.
اچھا. اگر وہ ایکسرسائز کرے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح میں ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں کرتی لیکن میں بزی بہت ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر میں مطلب یوں کہتے ہیں نا وہ دونوں ہڈیوں کے مطلب وہ مورے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے ارد گرد پریس کرو تو کڑک سے آواز آتی ہے, تو بہت تھکن کے بعد یہ ہوتا ہے. اگر میں کنٹینیو ایکٹیو رہوں تو اس کے مطلب پھر بھی, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو مطلب آپ کو پتہ ہے ریلیکس تو ہونا ضروری ہوتا ہے نا. دیکھیں انسان ہم کیمروں کے سامنے ہیں, بالکل بیٹھے ہوئے, ہم موو نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے, تو اس طرح کے آپ ہمیشہ اس طرح کے کیمرے کے سامنے رہیں گے تو ظاہر ہے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے کافی دیر. اس طرح کوئی بھی شخص اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح لوگوں کو لازمی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے. اچھا. کچھ مووز ایسے کر لے جو کہ اس سے بہت سی بیماریوں کے علاج ہے, جو آپ جو نیچے ہے, نیچے جاتے ہی آپ ہاتھ لگانے کی کوشش کریں, زمین سے ہاتھ لگانے کی کوشش کریں, پیچھے جائیں, ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں اور سر پوری باڈی کو پیچھے لے جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا دوسرے ہاتھ کو یوں لائیں, نیچے جائیں, اور یہ ایکسرسائزز اگر روزانہ صرف اتنا ہی کریں تو یہ کڑک شڑک یہ چیزیں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. مایا ڈاکٹر صاحب نے ایک بک ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, اس میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کافی اس طرح کے آسنز دیے ہوئے ہیں یوگا کے ذریعے کہ آپ کس طرح سے بالکل کس طرح سے جو ہے آپ یوگا کے آسنز کرتے ہوئے اپنی اس طرح کی پرابلمس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل ایک کتاب ہے, اس میں بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ٹینشن ہے لوگ اپنے پر بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں, اور ٹینشن تو ایک اس طرح کا پرابلم ہے کہ زندگی کے ہر اسٹیج میں پایا جاتا ہے. اس میں جو ہیں خواتین بھی ہیں, مطلب مرد حضرات بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ لوگ جس کو بہت زیادہ اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں, تو ہماری سوسائٹی پہ اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ سوسائٹی کو ظاہر ہے, جو سوسائٹی کو تو بڑا, اگر ایک فرد ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ان کو اگر ان کی صحت صحیح نہیں ہے, ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے, ان کی بیہیویئر صحیح نہیں ہے, تو ظاہر ہے معاشرے پہ اثر کرتے ہیں. ایک فرد ایک معاشرے کا حصہ ہے, اور اگر ایک حصہ معاشرے کا صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے معاشرے پہ اثر کرتا ہے. اور پھر ویسا بھی آپ دیکھیں میٹافزیکلی, سائنس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے, دونوں حوالوں سے انسان کا جو وجود ہے ایک دوسرے انسان سے جڑے ہوئے ہیں. ایک انسان سے نہیں, سب انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے, یعنی انسان ایک بشر ہے, ایک جان ہے. تو اگر ایک بشر ایک جان ہے, ان میں اگر ہے پرابلم ہے تو دوسرے شخص کو بھی پرابلم ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمر درد میں اور ٹینشن میں خوراک کا مطلب کتنا اس کا رد عمل ہے, مطلب عمل درآمد ہے, مطلب کتنی پرابلمز, مطلب یہ کتنا اس کو کرتا ہے کہ یہ خوراک, مطلب آپ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ خوراک یہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے, اس سے ہمیں مطلب بیک بون میں پین نہیں ہوگا, یہ سر میں درد نہیں ہوگی. ساری بات ہے ٹینشن, آپ نے بولا کہ بیک بون کی وجہ سے ہوتا ہے, کہ کچھ لوگ کھا بھی بہت زیادہ لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی مطلب اکڑ جاتے ہیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے, تو اس سے ٹینشن بھی ہو جاتی ہے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ہے. اچھا. دیکھیں کھانے پینے سے بھی تو ٹینشن ہو سکتا ہے. اچھا. اور نہ ایکسرسائز کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, نہ موو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے, موٹاپے سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وجوہات بہت ہے ٹینشن کے. تو کوئی مقصد, کوئی ایک آپ کا کوئی گول اچیو نہیں ہو رہے, ٹینشن ہے. اور کچھ چیزیں جو آپ چاہتی ہیں نہیں مل رہے, ٹینشن ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. ٹینشن کی عوامل تو بہت ہے, بہت سے وجوہات ہیں اس کے, مگر اس کو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس کو مقصد کم کیا جائے, یا کس طرح کے اس کو غذا سے اس کا کیا تعلق ہے. جنک فوڈ تو لازمی ٹینشن کو کریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے. جو مشروبات ہے, سوال کا جو جواب ہے ہمیں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے, کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ناظرین ایک کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. سو گیا, ٹینشن زیادہ تھا. جی میرا کال ڈسکنیکٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو وہی ہم آپ کہہ رہے تھے کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں فوڈز کے حوالے جو غذا ہے, غذائیت تو ہمیں اچھے رکھنے چاہیے,
टेंशन को कम करने में बहुत मदद करते हैं। हल्की ग़िज़ाएँ बहुत मदद करते हैं। और फल सब्जियों को लें, बहुत मदद करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स यूज़ कर लेते हैं और उनको जो इसकी वजह से उनको मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके कमर पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। के अलावा वो जल्दी हजम नहीं होते, हाजमे पे भी इफेक्ट करता है और फिर हमारे चर्बी बढ़ा देते हैं। वो चर्बी जो मकसद जो हम नहीं चाहते जो हमारे वजूद में हो, उसको बढ़ा देते हैं, तो वो एक टेंशन ही हो गए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मुसलसल टेंशन डॉक्टर साहब, ये जो लेडीज़ के लिए स्पेशली जो आजकल की लेडीज़ हैं, तो कमर दर्द को उनको मतलब प्रॉब्लम भी होते हैं, साथ में वो बहुत ज़्यादा जो है हील वाली शूज़ यूज़ करती हैं। हील वाले शूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, साथ में जो है उनके साथ साथ उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है चलने में, उठने बैठने में। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप प्लीज़ हमारे जो आजकल के जो ख़वातीन हैं उनको एक मैसेज दें। अननेचुरल अमल है, ठीक है, अननेचुरल अमल है, बिल्कुल। ये कमर पे असर भी पड़ते हैं। अच्छा। कुछ तो ऐसा है कि अगर कोई कुछ कमर के कुछ प्रॉब्लम्स है, हिल वाले जूते उनके लिए बहुत मुज़िर है, तो इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए। अननेचुरल अमल है। और डॉक्टर साहब, वो जो अपनी चाल में किस तरह फ़र्क ला सकती हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ के चलती हैं, या जेंट्स भी हैं अक्सर अकड़ के चलना और बहुत ज़्यादा जबरदस्त तेज़ी के साथ चलना, तो सर डॉक्टर साहब इसके बारे में पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि हील वाली जूतों में हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम सही मूव करें। बॉडी को जो है ना वो रखना पड़ता है, बैलेंस रखना, बैलेंस रखना। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम हैं शोबिस से रिलेटेड हैं, ठीक है, सही है, तो शोबिस में आपने नोट किया होगा कि कितनी मेजॉरिटी, हम जैसा मीडिया है, मीडिया में मेजॉरिटी जो मॉडल्स हैं, लड़कियां हैं, वो यूज़ करती हैं हाई हील्स। और आजकल तो मेरा ख्याल है लगभग आम घर में मैंने लड़कियों को हीलें पहनी होती हैं। तो आप उनको ये ज़रूर बताएं कि मतलब अगर आप जा रहे हैं तो मैं ये करती हूँ डॉक्टर साहब कि मैं जब घर से निकलती हूँ तो मैं सॉफ्टी पहन के फिर निकलती हूँ। और जब मुझे कहीं बैठना होता है, स्पेशली मतलब कि मुझे काम के लिए या ऑफिस वर्क के लिए जाना होता है, मैं ही हाई हील जो है वो फिर यूज़ करती हूँ। लेकिन गाड़ी में मेरे सॉफ्टी ज़रूर होती है, क्योंकि मुझे स्टेयर्स चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल लगता है। असल में बात यह है कि वैसा एक फैशन है और लोगों को अच्छा भी लगते हैं हील वाले जूते, मगर बिलखुसूस लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो वो लोग जिनके हाइट ज़्यादा भी है तो भी शौक के इसमें पहनते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? साइमा रवि से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी प्लीज करें डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगी। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ और अक्सर ये चीज़ होती है कि यही टॉपिक आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टेंशन, मैं जब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे खुद भी मालूम होता है कि मैंने ये चीज़ मतलब अपने माइंड से इतनी ज़्यादा ले ली है, कोई भी इश्यू हो, एक तो लोअर बैक पेन एकदम से वो ऐसा होता है कि जैसे बैक जैम हो गई है, लाइक एकदम से स्टक हो जाती है, उठूं तो जैसे उसके जो मोहरे हैं वो जैम हो गए। फिर कुछ एक दो स्टेप चलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे प्लीज एक चीज़ एडवाइस कीजिएगा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने घर का काम भी खुद से करती हूँ। नॉर्मली वॉक जैसे एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी घर से रिलेटेड काम है वो सारे करते हैं। उसके बाद जॉब है वो भी इस तरह की है। ठीक है, तो आपको बैकबोन का ही प्रॉब्लम है ना। सिचुएशन में अगर बैक पेन हो जाए और वो खवातीन जो वॉक के लिए टाइम ना निकाल सके तो वो क्या किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं, यानी मेडिसिन को छोड़ के? अच्छा ठीक है कायमा, इसका जवाब देंगे हम आपको, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको डॉक्टर साहब से जिस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे और इस कॉलर जो हमारी कॉलर थी कायमा, उनका जवाब भी देंगे।
व्यूअर्स आफ्टर द ब्रेक, जी हाँ व्यूअर्स, आपको मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है टेंशन और बैक पेन, अगर आपको इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, फिजिकल या आपको कोई नफ्सियाती मसला है तो आप डॉक्टर समद के साथ लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे किसी कॉलर के क्वेश्चन का। जी डॉक्टर साहब उस बारे में बताइएगा प्लीज़। जी, बैकबोन में उनके रुक जाती है, कहते हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कोई मसला है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से बड़े एहतियात करनी चाहिए और डॉक्टर को तो ज़रूर दिखानी चाहिए। साथ साथ नेचुरल तरीके से आप एक्सरसाइज करें, बेहतरीन है। योगा के कुछ आसन ज़रूर करें। कमर दर्द के लिए मैंने डिप्रेशन के जदीद तरीके इलाज किताब में लिखे है और मावराई उलूम का खुलासा और अमल में किताब में लिखी है। अगर ये किताब आपको मिले तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का मसला है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी, तो इसका मसला है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। कल दिल का मामला था और पिछले प्रोग्राम में आज कमर का मामला, आज का कमर का मामला है, तो दोनों में मैं एहतियात करता हूँ और इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए एहतियात करता हूँ। नेचुरल तरीके और भी है, अगर आप ज़मीन पे सोएं, अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जो ऐसे मैट्रेस को यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा यानी नरम देना हो। डॉक्टर साहब ये भी बता देंगे कितनी देर वो जमीन पर लेटे हैं, अगर वो नहीं लेट सकती ऊपर वो ज्यादा देर, लेकिन कम से इतना टाइम नहीं बता दें। एक आसान सा एक्सरसाइज, मैं एक होता था एक बाग में मैं काम इसलिए वहाँ पर जाता था कि वहाँ फूलों को मैं पानी देता और वहाँ पर पढ़ाई करता, स्टडी वगैरह जो है, रिसर्च जो लिखने पढ़ने के, जो बहुत सुकून होता वहाँ। अब मुझे टाइम नहीं मिलता था, साथ किताब पढ़ते हुए हाथ यू थोड़े से यू गए नीचे आए, ये बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना यू करना शुरू हो गई यानी मैं हमेशा जब भी कहीं जाता तो हाथ यू करते हुए यू करते हुए एक्सरसाइज हो जाना था। यू करते हुए जब मैं कराटे मार्शल आर्ट्स में जब मैं सीख रहा था तो उस वक्त भी मैं हमेशा अपने साथ थोड़े से चलते हुए फाइटिंग मकसद को कुछ स्टांस जो है ना अपनाते हुए इस तरह करता रहा, तो याद भी हो जाता, प्रैक्टिस भी हो जाता, एक्सरसाइज भी हो जाता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक चीज और जो मकसद के होते वुमेन्स अपने घर में बैठे हुए जो एक बिल्कुल घर में बैठे हुए घूमते फिरते हुए थोड़े से मूवमेंट को इजाफा कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों की बिल्कुल यानी ढलस अपने पे तारी किए होते हैं, मकसद वो चीज़ वो दे दे, वो चीज़ वो दे दे, वो ये दे दे, बस बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो कि उनको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इतनी ज़्यादा बीमार भी नहीं होते और डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं कि थोड़ा मूवमेंट करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। सही। अगर वो फिर भी बेड पे पड़े हुए बस नौकर चौकर है लोग हैं जो है ना या अपने जो भी है उनको वो लेते खिलाते तो वो वज़न भी बढ़ जाते हैं, बीमारियां भी बढ़ जाता है और मसल जो है वो बिल्कुल उसमें स्टीफनेस आ जाता है, यानी मुकब्ज़ हो जाते हैं। तो उस वजह मसल को यूज़ करें, जितना हम मसल को यूज करते हैं हमारे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, हर सिस्टम बेहतर हो। जैसे अभी वो थोड़ी देर पहले यही पूछ रही थी, कहती हैं कि हम जैसे जो खवातीन जो घर पर होती हैं वो नहीं मतलब इतना सारा दिन वो कहती है कि हम काम भी कर रहे हैं या कुछ मेंटली भी रिलैक्सेशन के लिए कुछ वो कह रही हैं कि बताएं कि मतलब हम किस तरह से रिलैक्सेशन। तो बेस्ट डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगी कि जो इस तरह ये जो बहन थी हमारी अभी कॉलर में की दूसरी बहुत सी लेडीज हैं जो घर बैठे सीखना चाहती हैं, बिल्कुल स्ट्रेस की और जो इस टेंशन के इससे कैसे छुटकारा हासिल करें। सबसे पहले तो स्ट्रेस और टेंशन का वजह ढूंढना चाहिए ना कि कहाँ पर है, वजह क्या है, तो वो वजह को क्लियर करनी चाहिए। अगर एक शख्स को टेंशन है उनके गोल अचीव होने में तो वो कोशिश करे कि गोल को अचीव करे, टेंशन को ख़त्म कर दे। अगर किसी को ये टेंशन, अब सुबह हम गए थे तो मेरे जो साथ थे लोग वो मुझे बता रहे थे कि आप सुबह, मैंने कहा सुबह पॉसिबल नहीं, कहता है नहीं सुबह हमने हर सूरत जाना। सुबह हम निकले थे
اور ہم گئے تھے ایک جگہ پہ, ہمارا کام تھا, وہ کام ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو گیا, ریلیکس ہے. ہاں میں تو پہلے ہی ریلیکس تھا, ان کو ریلیکس کر دیا کہ وہ کام تو ہونا ہی ہے. وہ لوگ ریلیکس ہیں, وہ لوگ بالکل ریلیکس ہو گئے, یہ تبھی تو ٹینشن ختم ہو گیا, ان کا ٹینشن جو تھا وہ ختم ہو گیا, کام ہو گیا, ان کا ٹینشن ختم ہو گیا. میں نے جتنی تسلی ہے وہ کام ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو, مگر وہ پریشان کہ نہیں ہر صورت میں وہاں جانا. تو ہم وہاں پر گئے تھے, واقعی ان کی ٹینشن ختم ہو گئے, وہاں سے آتے ہوئے اتنے خوش تھے, اتنے خوش. اب دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے, کلیئر کرے اس کو, فوراً اس پہ ورک کرے, کام کرے اس کو. بالکل گول اگر آپ کے اچیو نہیں ہو رہا تو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اور کوشش جب آپ کریں گے ٹینشن بھی ختم ہو جائیں گے. ایک بار کام کے اندر جائیں گے تو وہ ٹینشن پھر ختم ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو قائمہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہم لوگ اس طرح تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو اسپیشلی ٹینشن جو ہے ریلیز کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ جو ہے فریش بھی فیل کریں گے, اور آپ کی کمر میں بھی کوئی اتنا پین نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بتایا بھی ہے بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, تو ان کو بھی بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو ان کے لیے ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے گھر بیٹھے, اگر وہ ورک شاپس نہیں اٹینڈ کر سکتے, ڈفرینٹ سٹیز میں ان کو الاؤ نہیں ہے یا گھر کی مصروفیت بہت زیادہ ہے, تو ذیل سائنس انسٹیٹیوٹ میں ان خواتین کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ گھر بیٹھے نیچرل طریقے سے, جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, اپنی بہت سی پرابلمس کو سالو کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بختاور کی بات سے یاد آیا کہ مجھے ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم ٹینشن پر اور جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں کیا ان پر قابو پا سکتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. جو اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, اس طرح کے اگر ریڑھ کیڈی میں کچھ پرابلمز ہیں, الحمدللہ کیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک نیچرل انرجی جو ہماری ریڑھ کیڈی سے گزرتے ہیں. اچھا رائٹ. تو مطلب اس سے مطلب اتنی اس میں ہے مطلب 90% چانسز ہیں, کتنے % چانسز ہوتے ہیں اس میں؟ الحمدللہ 99% چانس ہوتے ہیں. کمر کی درد کافی پرانے ٹھیک ہوئے. ڈاکٹر صاحب کل ہمارا میڈیٹیشن مراقبہ بھی رہ گیا تھا. ہاں میڈیٹیشن کا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایکسرسائز بتائے تھے, تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب پلیز ہمیں کچھ بتائیے. بلکہ ہم وہ نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ ہم ابھی بتانے کا میرا خیال ہے ہم تھوڑے سے کچھ سوالات اور کریں گے, کیونکہ بختاور جب بریک کے بعد ہم یہ چیز کریں گے, کیونکہ پروگرام کے اینڈ میں اس کو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے, تاکہ ہم فریش نکلیں یہاں سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میڈیٹیشن کتنی مدد کرتا ہے اس میں؟ جی میڈیٹیشن کافی حد تک مدد کرتے ہیں. پہلے تو میڈیٹیشن کو سمجھنا چاہیے, اور میڈیٹیشن کے جو بینیفٹس ہے وہ سمجھنے چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا ٹینشن سے نجات پانے کے لیے مطلب ٹینشن, اسٹریس, ٹینشن, آتا ڈپریشن کے کرونک ڈپریشنز بھی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور بہت سے نفسیاتی الجھنوں کے علاج ہے میڈیٹیشن, مراقبہ. آج کل دنیا میں بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہے ہیں, اور بہتری آ رہی ہیں اس میں, اور ٹیکنیکس آ رہے ہیں. جیسے شروع میں کہ ہم الفا سٹیج میں اگر جائیں گے تو آنکھیں بند کر کے بڑی ریلیکس ہو کے گہرے سانس لے کے, اور بہت دیر تک, پھر بعد میں ایک جی جو مشین ہے وہ نمایاں کرتے کہ اب الفا ویوز انکریز ہو گئے, ان سے ریلیز ہو گئے باڈی سے. اب جو اس طرح ہے کہ وہ میتھڈز ایسے ہے کہ آپ کھلے آنکھوں سے بھی آپ ایک الفا سٹیج میں جا سکتے ہیں. اچھا کھلی آنکھوں سے. اچھا ایک ہوتا ہے بیٹا, الفا, تھیٹا, ڈیلٹا, یہ ویوز ہے مائنڈ کی. اب اسی اور ایڈوانس کچھ ویوز ابھی جو دریافت ہوئی, اسی بھی ایڈوانس ویوز جو مائنڈ سے نکلتے ہیں. ہم کسی سٹیج میں کسی ٹائم پہ اگر ہم بیٹھے ہوں تو باڈی پہ آپ یعنی ہمیں باڈی پہ توجہ دینی چاہیے مراقبے کی کیفیت میں. یہاں پر یہ ہے کہ توجہ آپ تھوڑی سی باڈی سے ہٹا دیں, کسی ایک لائن, کسی ایسی چیز پہ جو کوئی ایسے واقعہ جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے, یا فیوچر میں خیالی پلاؤ نہیں ہوتا ہے جسے خیالی پلاؤ کہتے ہیں, کچھ ایسے خیالی پلاؤ بنا کے, کچھ ایسا تصور کر کے کہ آپ کی فیوچر بہت برائٹ ہو جائے, فیوچر میں جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکے. تو انسان
यानी खुले आंखों से अल्फा के स्टेज में चले जाते हैं, सुकून आ जाता है, बॉडी में रिलैक्सेशन मिलते हैं, बहुत रिलैक्सेशन मिलते हैं। ये अभी नया रिसर्च इस पे हुआ है कि अल्फा के जो कैफियत है वो इंसान खुले आंखों से भी, वो जो उम्मीद है उनको जो फ्यूचर में वो मेडिटेटिव कैफियत में जा रहे, डीपली रिलैक्सेशन उसको मिल जाता है। अच्छा जी, तो ये कैफियत जो है बड़ा अच्छा है कि हम फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें देखें, तसव्वुर करें हम, कुछ ऐसी चीज़ें खुले आंखों से। अभी आप सोचें आपका घर कहाँ है, आपको खुद याद है, बताइए ना, आपको याद है, आप तसव्वुर करें अपना घर को। एक वाक़या जो बहुत आप खुश थी और जो बहुत एक खुशकुन कैफियत था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। हाँ। आपको याद है जब आप इम्तिहानात दिए थे कितने खुश थे आप, याद है आपको? जो एग्जामिनेशन आपने पास किए और बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ज़बरदस्त मार्क्स लाए, और आपको याद है कितनी खुश थी? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत खुश थे। तो सर जो खुशी की चीज़ें हैं वो याद रखनी है। बिल्कुल, खुशी की चीज़ें जो पास्ट में हुई है ना, अगर फ्यूचर में आप देखेंगे तो वो बहुत बेहतर है। अच्छा, फ्यूचर में अगर आप देखेंगे खुशियाँ तो फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएंगे, इमेजिन कर सकते हैं। इस टेंशन की कैफियत से इंसान निकल जाता है। अच्छा, मगर फिर उसके लिए जब हम तसव्वुर करते हैं उसके लिए फिर अमल भी करने होता है। ऐसे गोल्स जो आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं उनको पॉसिबल समझ लेके पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, हम कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? इस्माइल मोहम्मद पेशावर से कॉल कर रहा हूं। जी इस्माइल मोमन। हाँ जी मोहम्मद जी, आप अपने टीवी की एक तो आवाज ऐसा कर दें और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल समद से? अच्छा जी, ये मैंने डॉक्टर से तुम्हारा एक लाना है। हेलो जी। जी जी बोलिए। जी बोले प्लीज। तुम्हारा जी एक लाना है, इसमें फालिज की बीमारी है। किसकी? अच्छा, नाना है, उनको किस चीज की बीमारी है? फालिज की बीमारी। फालिज की बीमारी, जी अच्छा। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, कब से है, कितना अरसा हुआ, क्या वजह क्या है? तकरीबन 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। और चलें, ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने इनसे? मेहरबानी जी ठीक है। ओके, देखिए 30 साल से अगर बीमारी है तो वजह क्या है फालिज की? 30 साल से, और नाना है इनका, बिल्कुल। तो ज़ाहिर उम्र तो मेरे ख्याल में अच्छी खासी हो जाएगी। नहीं 70 से ज़्यादा ही होगी डॉक्टर साहब, नाना है वो। तो ये वजह क्या है? आप पहले तो आप ज़ाहिर इलाज तो किए होंगे, इलाज किए होंगे, तो एक नेचुरल तरीका ये है कि ये खुद अगर आए हमसे थोड़ा ट्रेनिंग लें तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप कम से कम उनके मसल को तो रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, जो अगर फालिज है उनकी मसल भी मूव नहीं करते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे कब से पड़े हुए थे, जो कि बोल भी नहीं सकते थे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर एक कॉल भी आया था, आपको याद है पिछले प्रोग्राम्स में एक कॉल आया, आसफिया जी, आसफिया ने कॉल किए थे। अच्छा जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो मतलब पिछले जो वर्कशॉप हुई थी हमारी, उसमें मतलब उनकी मदर थी, वो व्हील चेयर पर आई हैं और उन्होंने मतलब क्लासेस अटेंड की हैं, तो मतलब उन्होंने हील की अपने को। तो नेक्स्ट डे मतलब वो यूट्यूब पर भी है और उन्होंने डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट्स दे रहे थे और उन्होंने जो है जाके सर्टिफिकेट कलेक्ट किया था। ये खुद आके उन्होंने कलेक्ट किया। ये यूट्यूब पर भी वीडियो है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने अब जो है आगे तक का कोर्सेज अटेंड किए हैं और उनके जो भाई हैं यूके में हैं, उन्होंने ग्रैंड मास्टर तक के कोर्सेज अटेंड कर चुके हैं। ये इस वीडियो का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस, और एक ये है आई थिंक के कुछ और भी कोई इनका जो है मकसद कोई था, नाम क्या रखा हुआ था, नाम आई थिंक मुझे याद नहीं है। मैं चला डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि जिस तरह रीढ़ की हड्डी का अगर मोहरा हिल जाए या ख़राब हो जाए तो क्या उससे भी फालिज का असर हो सकता है, फालिज हो सकता है इंसान को, या टेंशन से? देखिए टेंशन और स्ट्रेस बहुत
बहुत गंभीर बीमारियां हैं, इंसान को वैसे ही रोक लेते हैं। पहले से इंसान के दिमाग को बिल्कुल जाम कर देते हैं, ऐसा होता है मुसलसल चीज़ें। अच्छा। तो मेमोरी बहुत कमज़ोर कर देता है, बॉडी मसल बहुत कमज़ोर करता है पूरी सिस्टम को। अच्छा। मगर मेरा मतलब इससे से नहीं है कि ये टेंशन जो ले रहे, जो जिस तरह मैंने काम के टेंशन बताया कि छोटी बॉडी जो होती है, इससे कोई असर नहीं होता है, कोई ऐसी बात नहीं। मगर मुसलसल जब एक इंसान अपने पे टेंशन को तारी करते हैं, मिसाल के तौर पे कई घर में झगड़ा हो गया भाई से, थोड़ा बहुत हो गया और उसने ऊपर ले ली, इसने केवाई से बात कही और फिर उसके अंदर गुम होते रहते हैं, ये टेंशन को और स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं। अच्छा। कहीं आपके बहन से कोई बात हो गई है, होता है ना, अच्छा इसने केवाई से बात की तो ये, अच्छा फिर किसी और से हो गए, लाइफ पार्टनर से हो गए, या किसी और से कोई ऐसी बात हो गई, वालिद से वालिदा से हो गए, फिर शख्स जो है ना वो टेंशन अपने बेतारे के देखे मेरी तरफ तो कोई भी नहीं है और देखे सभी मिली हुई है। और डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जो पर्सनली इंसान की नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो भी टेंशन को क्रिएट करती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तन्हा बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैं दूसरे में इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो ये भी टेंशन ही है एक तरह की। अच्छा। टेंशन है, जाहिर है कमजोरी है, कमजोर सोच जो है, नेगेटिव थॉट्स जब आते हैं, ये हमारे खुद के कुछ ऐसे अब अंदर के एक अदालत होते हैं हमारे अंदर, खुद एक हम ऐसे अदालत चलाते हैं जो नेगेटिव अदालत है हमारे, और उनको हमारे कंट्रोल में है कि हम ये समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है, उस काबिल नहीं, हम ये नहीं कर सकते। भाई डॉक्टर साहब, इंसान जो है वो 95% नेगेटिव ही सोचता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टेंशन है ये क्या एक नफ्सियाती मसला है या जहनी मसला? टेंशन नफ्सियाती है। नफ्सियाती है, नफ्सियाती यानी जहनी एक ही बात होगी। अच्छा। हाँ। तो मतलब इसका मतलब कितना वो मेजॉरिटी जो मतलब कई लोग जो होते हैं नॉर्मल भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि अक्सर लोगों को आप मिलें तो आपको बहुत खुश और बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आप थोड़े ही अर्से बाद जाके आप उनको देखें तो वो मतलब उनकी शक्ल मुरझा जाती है और वो अजीब से हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं इस टॉपिक पर कंटिन्यू रखूँगी, डिस्कस भी करती रहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी एक कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? राहत बोल रही हूँ मीरपुर से। जी राहत, आप नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के प्रोग्राम में आपने कॉल की है। आप क्या बात करना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं? जी डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, काफी नॉलेज मिल रही है। थैंक यू। अच्छा सही है कि डॉक्टर साहब से बात कर रही थी मुझे। जी पूछिए। में बहुत पेन है और मेरे हस्बैंड को जो कंधों का पेन बहुत है, जो डॉक्टर से काफी इलाज करवाया, जा नहीं रहा है। कंधों में है और घुटनों में, गर्दन की जो पट्टे हैं ना उसके अंदर। अच्छा। तो चलें जी डॉक्टर अभी आपको बताते हैं डॉक्टर अब्दुल समद, ठीक है? जी वजह मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि वजह क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज है जो पॉसिबल है मकसद करें वो, और जो योगा के, मगर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ये मामला बहुत ख़तरनाक होते हैं। पहले तो अपने मालिक से रुजू करें कि वो क्या तजवीज़ करते हैं, उनको एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज, या कुछ में एक्सरसाइज होते ही नहीं। तो ये देखें, अगर गर्दन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कभी किसी को दर्द होता है तो डॉक्टर कुछ चीज़ें तजवीज़ करता है, हैरानगी होती है कि उनका, यानी इससे क्या होगा, इससे गर्दन के जो हम यूँ करते हैं कंधों को ऊपर ले आते, इससे गर्दन पे मगर बहुत असर करते हैं। अच्छा। यानी डॉक्टर को पता होता है कि इनके लिए किस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत है, आर्थोपेडिक अगर ये मसला क्या है, इनके कंधों में प्रॉब्लम है, गर्दन में है, क्या मोहरों में है ये प्रॉब्लम, मसल में है, नर्व्स है ये। डॉक्टर साहब, मुझे भी तकिया में अगर ऊंचा लूँ तो मुझे बहुत पेन होती है। एक तो तकिया अगर बहुत अच्छी बात कही आपने, तकिया अगर बहुत ऊंचा लेते हैं इंसान उससे बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल नॉर्मल हो जिसको आपको सही नींद भी आ जाए। और डॉक्टर साहब इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम दोबारा मतलब इनके जो पट्टों का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे।
वेलकम, इसलिए बहुत खुशी है। जी डॉक्टर साहब, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो जो हमारा थोड़ा सा बैकबोन का, वो हमारे कॉलर भी थी जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि मुझे थोड़ा सा पट्टों में पेन है और इस तरह की प्रॉब्लम है। तो मैंने भी आपसे ये बात पूछी कि मैं पिलो लेती हूँ तो जिसकी वजह से मुझे ऊंचा पिलो लेने की वजह से मुझे बहुत पेन रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ डॉक्टर साहब कि मैंने आजकल बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। लेकिन वो होता है कि मैं सोती बहुत यूं करके ना, जो बिल्कुल यूं होकर, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मुझे पेन होती है क्योंकि मैं अपनी गर्दन को पीछे नहीं कर पा रही होती हूँ। जब मैं गर्दन पीछे करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो इसका क्या तरीकेकार है? क्या हम मतलब इसका भी कोई पट्टों से ताल्लुक है? बैठती है, टीवी देखती है, बिल्कुल, तो उस वजह से भी होते हैं ना, ये दर्द आ सकते हैं जी। बल्कि कंधे निकलाते हैं जो है ना, पीछे से ज्यादा बैठने से सीधी होकर बैठा करो, क्यों नहीं बैठती सीधी होकर? बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होते है उससे। तो हमें देखिए, अगर हम बैठे कोई मसला नहीं है, इजी बैठे, बेइख्तियार बैठे, जैसे मर्जी बैठे, मगर अगर दिन में एक बार एक्सरसाइज करेंगे आप, जो एक्सरसाइज मैंने बताया, ये दर्द, ये और ये जो कंधों का निकलना, ये जो बाहर जो ये रीढ़ कैविटी जो है ना, ये निकल आते हैं, बिल्कुल निकले, वो बहुत बुरे लगते हैं। बिल्कुल लेडीज के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत केयर करती हूँ इस चीज की कि मेरी ये बैकबोन की जो हड्डी है, एक्सरसाइज लाजमी है। इसकी क्या एक्सरसाइज होती है? यही एक्सरसाइज जो मैंने बताया, पीछे जाए, आगे आ जाए, 2 बार पीछे, 2 बार आगे, अच्छा, 1-2 बार ये, 1-2 बार ये, बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, यकीन माने इससे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये पट्टों फर्क पड़ेगा आपका, पट्टों का तो लगते हैं, ये तो किचन में भी कर सकते हैं, अपने बेड पे भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं छोटी सी जगह पे भी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं आपको, जब मैं रिलैक्स होती हूँ बहुत ज्यादा, जब मुझे अक्सर होता है कि नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बहुत बढ़ गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेड पे अपनी गर्दन लटका के लेट जाती हूँ, यूं बिल्कुल लटका के नीचे की तरफ, ताकि उससे मेरी ये जो हड्डी निकली, मुझे ये फील होता है कि इससे शायद मुझे कुछ फर्क पड़े। तो मैं कुछ इस तरह की चीज करती हूँ कि ये सही है गलत है? बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने चाहिए। देखिए वजह क्या है ये ज़रूर मालूम करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, गर्दन का, मगर एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। गर्दन के जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छा, आंखें बंद करके आराम से गहरा सांस लेके रुके, थोड़ी देर यूँ आप गर्दन को घुमाएं और दूसरी साइड से फिर घुमाएं, तो 4-5 बार इस साइड से, 4-5 बार उस साइड से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, 10 बार करें, 20 बार करें। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, कई दिन बाद 30 बार पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, सॉरी अब्दुल्ला, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हम आपका शो देखते हैं, आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हम देखते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बात कराइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम जाना है तो ये क्या इस्लाम के हिसाब से चाहिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? जी जी, वो पूछ रही हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है? सही है। और हेलो हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वो पूछना चाह रही है समझा, लेकिन हमने लाहौर आना है, लेकिन वो ये पूछ रही है कि इस्लाम के लिहाज से ये प्रोग्राम मतलब बड़ा सही है? अच्छे प्रोग्राम। हाँ, तो शुरू में हमने बता दिया था कि दीन के हवाले से जो भी है, अल्लाह ने जो भी शिफा है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको टैबलेट में मिलते हैं, इंजेक्शन में मिलते हैं, सिरप में मिलते हैं, किसी जड़ी बूटी में मिलते हैं, किसी की दुआ से मिलते हैं, किसी की भी चीज़ से आपको मिलते हैं, किसी पौधे से मिलते हैं, किसी धूप से आपको मिलते हैं, शुआओं से मिलते हैं, फिजियोथेरेपी से मिलते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी डॉक्टर की तजवीज़ करता चीज़ों से आपको शिफा जो भी मिलते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और दीन के हवाले से 100% ये साफ़ है और समझा हीलिंग एनर्जी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अच्छा, तो आपको आपका जवाब मिल गया। और बख्तावर आपको बताएंगी कि आप लाहौर में क्लासेस कब हो रही हैं? मैं आपको बताती चलूँ कि रावलपिंडी में 26 नवंबर को डॉक्टर साहब की वर्कशॉप है। जो इंटरेस्टेड पीपल हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, नफ्सियाती कोई भी मसला है, नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, इन्वायरमेंट में, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अच्छा बख्तावर, हम उससे पहले एक कॉल लेंगे। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? जी मैं ज़ैबुनिसा बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी ज़ैबुनिसा, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर से पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एज जो है वो 49 है। ओके। और मैं जब चलती हूँ तेज से ना तो मेरे आगे ना सीने में शदीद दर्द होता है। तेजी से चलने से होता है? चलता है कि दिल को कोई चीज जो है ना वो दबा रही है, मतलब दबाव सा पड़ता है और सांस फूलता रहता है, लगता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही। वजन कितना है जी? आपके वजन कितने है? ज्यादा है? हाँ जी, मैं वजन तकरीबन मेरा है 80 है। और हाइट क्या आपकी, वो भी बता दें? हाइट है 5'6" है। जी जी। अच्छा चलें ठीक है, आप एक और प्रॉब्लम भी है। जी 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 बोलिए। वो मेरे ना, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मतलब फ्रेश ही होती, मेरे सर में दर्द होता है। ऐसा पता चल जाता है कि नाक जो है ना, नाक भी बंद है और सर में दर्द होता है। जब मतलब नाक में रेशा आए या मतलब उसके बाद में जाकर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं फ्रेश होती हूँ। जब तक वो नाक बंद रहते हैं उस वक्त तक मुझे ना शदीद दर्द रहता है मेरे सर में। ये तो कोई एलर्जी है, ये एलर्जी है। डॉक्टर ने भी बताया होगा आपको कि कोई एलर्जिक कोई है ना, इस तरह ना? जी जी। नहीं, आपको डॉक्टर ने बताया? अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है जी इनकी। अच्छा ठीक है, ये तो देखिए इनको एलर्जी है इस तरह की जो होती है ना, वो इस तरह के मसाइल जो भी होते हैं, ये तमाम चीज़ें बेहतर इनको ये हैं कि ये भी थोड़ा सा अगर है पॉसिबल है जो एक्सरसाइज करे, और ये जो मेडिटेशन का तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ आपको जी, ये ज़रूर अपनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। मालिश ज़रूर रुजू करें और नेचुरल तरीका को लाजमी अपनाएं। समदा हीलिंग एनर्जी को ज़रूर आएँ, क्योंकि पिंडी हम इसी हफ्ते को आ रहे हैं, आने वाले हफ्ते को हम इंशाल्लाह 3 बजे पिंडी में होंगे। इसी होटल में आप तशरीफ़ लें, इंशाल्लाह इसका हल अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर पैदा किए हैं, कहीं ना कहीं तो है। हर बीमारी का हल कहीं ना कहीं ज़रूर है, तो आप ज़रूर आएँ और इसको ज्वाइन करें समदा हीलिंग एनर्जी को। अच्छा, आप लोग के सवाल खत्म हो गए? नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम तरीके से आप मुझे एक बताइएगा कि मास्टर लेवल जो है समदा हीलिंग के, क्योंकि अब मैं मेंटली तौर पर रेडी होना चाह रही हूँ मास्टर लेवल करने के, तो डॉक्टर साहब और भी लोग हैं जो रावलपिंडी, लाहौर, कराची में हैं, वो भी मास्टर के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो काइंडली आप इसके थोड़े बेनिफिट्स बताइएगा कि समदा मास्टर लेवल के क्या बेनिफिट्स हैं? मास्टर लेवल के बहुत से बेनिफिट्स है। और उससे पहले एक कॉल आ गई है डॉक्टर साहब, हम कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयबा है। तैयबा जी, तैयबा क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहब से? वाकेंड से बात कर रही हूँ। ओह जी, वाकेंड से, बहुत प्यारा शहर है आपका। और क्या पूछना चाह रही हैं? वाकेंड से। जी जी बिल्कुल, वाकेंड बहुत प्यारा शहर है आपका। बहुत प्यारा, साफ सुथरा, तो छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैंने बात करनी थी, मुख्तसर सी बात करती शायद और भी में आप पूछ रहे हो, मगर मेरी बहन के 6 से 7 मोहरे ना उतरे हुए। 6 से 7 मोहरे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, अब उसकी नजर भी वीक हो रही है। अच्छा, उतरे में वो कह रही हैं? 6 से 7 मोहरे क्या उतरे हुए हर वक्त दर्द रहता है, पट्टे खींचे रहती है, एक ही करवट से बस वो लेटी रहती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब दे रहे हैं तैयबा, ठीक है? ओके। वो कह रही हैं कि उनके पट्टे खींचे रहते हैं और वो उनके सर में भी दर्द रहता है, और उनको मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स, आपको पता है सर में टेंशन है, उनको मोहरों का प्रॉब्लम है, तो मोहरे अगर उतरी हुए है, ये उतरना है क्या मतलब, यानी किस तरह मतलब उनका मतलब अपनी जगह से हिल गए होंगे वो, मतलब हिल गई है? हाँ, तो वो उतरे हुए कह रही हैं, कुछ वो वहाँ का कुछ थोड़ा सा मतलब है कुछ, मैं समझ रहा था कि बिल्कुल ही उतर गई है, नीचे गिर गए। अच्छा, अल्लाह में उनको सेहतियाब करे। बताइए डॉक्टर साहब। मैं वैसे देखिए, अल्लाह आपको इंशाल्लाह शिफा देंगे, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं अल्लाह ने शिफा लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह इनका एक तो आप नेचुरल तरीके से लाजमी ट्रीटमेंट कराएं, और दूसरा जो है ना थोड़ी मेडिटेशन करें, अपने आप को पॉजिटिव करें, अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ा दें, यानी मेरा मतलब ये है। तो साथ ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ देंगे, ताकतें देंगे, और रीढ़ की हड्डी की जो भी ऐसे
جو طریقے ہیں وہ اپنائیں. دیکھیں میں نے دیکھا کہ سبزیوں میں اور پھل میں ریڑھ کی ہڈی کو بھی بہت اسٹرانگ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان میں جو غذائیت جو منرلز وٹامنز جو چیزیں ناشائستہ جو چیزیں موجود ہے وہ ہمارے پورے سسٹمز کو تازگی دیتے ہیں. اچھا. اور اس وجہ سے یہ چیزیں لازمی استعمال کریں. اچھے غذا کھائیں, ہلکے, اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھ کے ہمیشہ اچھے سوچیں. اور امید لازمی ہوتا ہے کسی بھی بیماری کے لیے. امید ضروری ہے کہ انسان رکھے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں نہ کہیں تو علاج ہوگا. ڈھونڈتے رہیں گے کہیں نہ کہیں ہوگا. اور ساتھ انشاءاللہ سمدہ ہیلنگ میں ضرور آئے اس ہفتے کو پنڈی میں ہمارے ورکشاپ ہوں گے 3 بجے انشاءاللہ پیسی ہوٹل میں ضرور تشریف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام کا وقت بہت کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ میڈیٹیشن کا طریقہ بتا دیں. جی بالکل, میں میڈیٹیشن کا طریقہ سب سے پہلے تو میڈیٹیشن کو بہت ضروری ہے کہ سمجھنا. میڈیٹیشن کا مطلب ہے ان کا جو نام ہے مراقبہ, مراقب ہونا یعنی فوکسڈ رہنا. کسی ایک منظر, کسی ایک نقطے, کسی ایک جگہ کو تصور کریں. کوئی خوبصورت جگہ کو تصور کریں, کوئی اچھے جگہ کو تصور کریں. کیسے؟ کمر گردن سیدھا کر کے بیٹھ کے, کمر گردن سیدھا کر کے, اور گہرا سانس لے, پیپڑے بھر جائیں تو سانس کو ہولڈ رکھیں. ہولڈ رکھنے کے بعد تصور کریں کہ جیسے مقصد کوئی بھی جگہ سے تصور کریں. سانس سے بہت تنگ آئیں گے, سانس سے تنگ آنے کے بعد واپس چھوڑ دیں. اس طرح ایک چند ایکسرسائز. یہ پہلا ایکسرسائز ہے کہ ساتھ آپ نے تصور کرنا کسی منظر کو, کسی اچھے جگہ کو, یا اللہ کے نام کو, اللہ لکھ کے تصور کر کے ذہن میں اللہ کو لکھے, اللہ لکھیں, اور وہ نام روشن ہوتا ہوتا نور ہوتا اور آپ کی دنیا میں آتے ہوئے شامل ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ. اسی سے سٹریس اور ٹینشن بہت انتہائی جو بلیورز ہے جو اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہے, یقین مانے ان کی ٹینشن اور ڈپریشن بالکل یعنی سوری ڈپریشن کا تو ڈپریشن بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ 10 منٹ کے لیے کمر گردن سیدھا بیٹھ جائیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف, اور گہرا سانس لیں, پیپڑے بھر جائیں, اور پھر تصور کریں, ہولڈ رکھیں اس کو, تصور کریں یعنی سانس روک کے رکھ کے تصور کریں, اللہ کے نام کو تصور کریں کہ وہ نور ہے اور آپ کی دنیا میں آتے جا رہی ہے نور. اور اسی طرح آپ یہ کرتے جائیں. ایک پھر اور طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم جو میڈیٹیشن کا ایک اور آپ نے جو طریقہ بتایا کہ ہم کل پر کر دیں کیونکہ وقت بالکل اینڈ ہو چکا ہے اور کافی زیادہ ہم نے ٹائم لے لیا ہے. تو ناظرین, مایا ملک, ڈاکٹر عبدالصمد اور بختاور اجازت چاہتے ہیں آپ سے. نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ڈاکٹر صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آئے, ہمارے لیے اسپیشلی ٹائم نکالا. اللہ حافظ.